नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपका एग्जाम शेड्यूल्ड आपका जारी कर दिया गया है और आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया हुआ है। और जो कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका 10 तारीख के बाद आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तो आप सभी लोगों को हतोत्साहित न होना है। बाकी किसी प्रकार का अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग जो है इस नंबर पर SMS या कॉल करके आप जो है इंक्वायरी ले सकते हैं, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। तो आप सभी लोग इस पर जो है कॉल या SMS करके जो है जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक लगाएंगे और इस क्वेश्चन में आप 50 में से कितना अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया है, आप सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक लास्ट में जब सेशन आपका एंड हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फिर आज का पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ये आपको पर पूछा जा रहा है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। आप सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके क्लोरोफिल के कारण से होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्लोरोफिल के ही कारण से क्या होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और देखिए, क्लोरोफिल में जो धातु आपकी पाई जाती है, क्लोरोफिल में जो आपके फ्रेंड्स आपके धातु पाई जाती है, इसमें आपके मैग्नीशियम नामक आपकी धातु पाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पेड़ पौधों के क्लोरोफिल में उपस्थित धातु कौन सी होती है, तो आप ध्यान रखना इसमें आपके मैग्नीशियम नामक आपकी धातु पाई जाती है। साथियों, अगर हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिकतम होता है, तो ध्यान रखिएगा ये लाल प्रकाश में जो है सबसे अधिकतम आपके होते हैं। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स का नामक रोग होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, कम से कम आपको जो है 40+ आपको इस सेशन में आपको स्कोर करना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। जो आपके क्वेश्चंस का आपका लेवल है जो बिल्कुल टू द पैटर्न आपका सिलेक्ट किया गया है और जितनी मैंने चीज़ों को प्रोवाइड किया है आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके जो है 40+ आपका स्कोर आपका होना चाहिए, तभी आपका बेहतर तैयारी मानी जाएगी। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से स्कोर अपना बताना है और पेन पेपर लेकर के बैठना है और आप सभी लोगों को टिक मारते हुए चलना है कि कितना अपनी एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पाया। तो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी जो आपका होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और मछली के तेल में आपके पाई जाती है। देखिए, कभी कभी रेयर केस में आपका पूछा जाता है कि विटामिन डी और ए जो है किस में पाया जाता है, या फिर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि मछली के तेल में किस प्रकार के विटामिन पाया जाता है, तो डी और आपका ए आपका पाया जाता है, ए भी आपका पाया जाता है, लेकिन ये रेयर केस में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी जो आपका होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और मछली के तेल में आपके पाए जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए, प्रश्न है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है, ये आप सभी लोगों को बताना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दिया गया है, फॉर्मिक अम्ल आपको दिया गया है। तो देखिए, हमारे भोजन को मुख्य रूप से पचाने के लिए जो उत्तरदायी होता है ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे हम लोग HCl कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, पेट से रिलेटेड कोई भी अगर एसिड आपको पूछा जाता है तो ये आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही आपको लगाना है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सिलेक्टिव दिया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोग याद कर लेना, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जा रहा है कि विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम लोग उदासीन गैस के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका CO आपका होता है। तो कहा जा रहा है कि ये मुख्य रूप से जो है हमारे अंग के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये जो है आपका कम कर देता है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि ओमेगा-3 एक वर्ग है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ओमेगा-3 एक वर्ग है। देखिए, जो ओमेगा आपका 3 होता है ये आपका जो है वसीय अम्ल होता है। क्लियर है, ओमेगा-3 आपका क्या होता है, तो ये आपके वसीय अम्ल होता है
ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। इंपोर्टेंट रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चन आपका याद रखेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपके बोध गया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपके बोध गया के अंतर्गत आपके हुए थे। अगला प्रश्न साथियों, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको नंबर बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको जो है फैक्ट में आपको कवर कराया था। आप ध्यान रखिएगा कि जो पहला आपका गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था, ये आपका 1930 में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो 1931 में जो है आपका हुआ था, और जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था ये आपका 1932 में हुआ था। तो डेट आपसे जो है पूछा जाता है, पहला या फिर दूसरा या फिर आपको तीसरा पूछा जा सकता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मात्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंबेडकर जयंती है ये कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि 14 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। देखिए पंचायती राज का 3 भाग आपके होते हैं, और प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार का है। तो ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जो कि 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था को 1952 में जो है सर्वप्रथम 1992 में यानी कि 1992 में सर्वप्रथम नागौर के जिला में जो है, यानी राजस्थान के अंतर्गत एक नागौर जिला है जहां पर कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था। अब देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो स्वरूप मिला था ये आपके 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला था, और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपके राज्य सूची का विषय है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था ये किसका विषय है, तो आपका राज्य सूची का विषय है। और ध्यान रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होता है, इसके अंतर्गत आपका ग्राम पंचायत और आपके पंचायत समिति और आपके जिला परिषद आता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जो चयनित किया गया था ये सुचेता कृपलानी को किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके छपने लायक है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला में हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि नरसिंहा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए नरसिंहा राव जो कमेटी आपका 1 है ये किस सुधारों से संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नरसिंहा राव कमेटी किससे आपका संबंधित है, तो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए भारत की राजकोषीय नीति किनके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए राजकोषीय नीति की बात करेंगे तो ये आपके जो है साथियों वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो 1 रुपया का जो सिक्का होता है, यानी 1 रुपया के जो नोट होते हैं, नोट, इस पर पूछा जाता है किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये आपका वित्त मंत्रालय का होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1 रुपया वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। देखिएगा दोस्तों तो कोयला का सबसे ज़्यादा जो है
धनबाद एरिया में आपका जो है, झारखंड एरिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो तलचर कोयले की खान है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पर आपका हो जाएगा, तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। कोयले का जो है यानी जो तो आपके तलचर कोयले का खान है ये कहाँ पर है, तो ये आपके झारखंड में। सभी क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करते जाना। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि नगर, कहा जा रहा है कि कोझिकोड क्या कहलाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है नगर कोझिकोड ये क्या कहलाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए नगर कोझिकोड की दोस्तों बात करेंगे, ये आपका कहलाता है त्रिशूर। ध्यान रखिएगा, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो ये आपका त्रिशूर कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि किस कारण से दिन और रात बराबर होते हैं, ये आपको नंबर बताना है। देखिए किस कारण से कहा जा रहा है कि दिन और रात होते हैं, ये आपको नंबर पूछा है, बराबर नहीं पूछा है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं, ये आपको नंबर पूछा है। देखिए इसका अगर मेनली रीजन देखिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण से ही आपका क्या होता है कि दिन और रात होते हैं। चूँकि आप देखेंगे तो पृथ्वी जो आपका 23.5 डिग्री पर आपका जो है झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर आपका झुका हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इसी कारण से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पृथ्वी कितने डिग्री जो है आपका झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। अगला बढ़िया, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। देखिए खरीफ फसल की दोस्तों बात करेंगे तो जो हमारे वर्षा ऋतु में जो भी फसल आपके बोए जाते हैं, जैसे आप देखेंगे तो आपका जो है मक्का हो गया, या फिर इसके अलावा धान की बात करेंगे, या इसके अलावा और भी चीज़ें आपका है जो कि वर्षा ऋतु में आपके बोए जाते हैं, तो ये हमारे खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और जो आपके क्या है कि मार्च में अभी रिसेंटली जो है अभी जो भी फसल आपके बोए जा रही है या फिर काटे जा रहे हैं, तो ये सभी आपके जो है रबी फसल के अंतर्गत आपका आता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि खरीफ फसल आपका क्या है, तो आप देखिएगा तो बजरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्षा ऋतु में आपके बोए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है नासा, NAS से। देखिए नासा का फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका होता है, जो कि अमेरिका का एजेंसी है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि नासा मानव रहित यान जूनो से किस ग्रह का परीक्षण किया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों याद रखेंगे बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और जिसके पास आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 79 आपका जो है उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गीनीमेड है। क्या है आपका, गीनीमेड है आपका, ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति जो आपका है ये सबसे बड़ा उपग्रह आपके ग्रह है। इसके पास टोटल आपका 79 आपका उपग्रह है। आपके शनि के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा छल्ले युक्त जो ग्रह है ये शनि है। शनि के पास टोटल अगर देखा जाए तो 82 आपका उपग्रह है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। एक यहाँ से आपका पूछा जाता है मंगल के बारे में। ठीक है, तो देखिए मंगल के पास टोटल आपका 2 उपग्रह है, जिसको हम लोग फोमोस और डिमोस के नाम से जानते हैं। तो इतने पॉइंट को आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। देखिए किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है समदाब, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसे हम लोग समवर्षा रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं हम लोग, समवर्षा रेखा कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो समवर्षा रेखा आप देखिएगा तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। बी हमारा साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहा जा रहा है कि पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए भारत के द्वारा जो बनाया गया है ये आपके कल्पक्कम बनाया गया है। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा कल्पक्कम आपका हो जाएगा। देखिए रावत भाटा परमाणु संयंत्र आपको दिया गया है, ये आपके राजस्थान में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है ध्यान रखना, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपके राजस्थान के अंतर्गत आपका स्थित है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में जो है दक्षिण भारत में है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए प्रश्न को आप सबसे पहले समझिए। कहा जा रहा है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी
भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, ये आपको नंबर पूछा है। देखिए इसको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप देखिएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पालघाट। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए विक्टोरिया प्रपात जो है ये किस नदी पर आपके हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों विक्टोरिया प्रपात की बात करेंगे तो ये आपका जो है जाम्बेजी नदी पर है। किस पर आपका है, तो जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको रिपीट करना है, तभी आपके माइंड में फाइनली आपका जो है आपका रहेगा अच्छी तरीका से। तो ध्यान रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर आपका है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्बाजे नदी पर है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको नंबर पूछा है। ये क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो आप ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात की दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये आपका जोग जलप्रपात हो जाएगा, जो कि भारतवर्ष में सबसे ऊंचा आपके जलप्रपात है। क्लियर है, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है, बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे जो है वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो देखिए साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ये राजस्थान के अंतर्गत किया जाता है, जबकि हम बात करेंगे पवन ऊर्जा का तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत जो है पवन ऊर्जा का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न में दोस्तों कहा जा रहा है कि जो है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों आप देखेंगे केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों इसे हम लोग कहते हैं कलारी पाइटू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूछा जाता है कि शांत घाटी आपके कहाँ पर है, तो ये हमारे केरल के अंतर्गत आपका है। इसके अलावा देखिए मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये आपके केरल को कहा जाता है। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ का है, तो ये आपका केरल का ही आपका है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात की दोस्तों बात करेंगे तो ये भी आपका केरल का ही आपका है, जहाँ की लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। देखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी ये कहाँ पर अवस्थित है, दिया गया है नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, पुणे में। तो देखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो आपका स्थित है ये फ्रेंड्स हमारे जो है माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है, तो ये आपके माउंट आबू में है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए राष्ट्रीय गीत जो आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और ये देखिए आपके आनंद मठ से आपका लिया गया है। वही अगर राष्ट्रीय गान की बात करेंगे जनगण मन अधिनायक की, तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला भी लिखा गया है, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो प्रश्न आपका पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किस देश का है, तो ये बांग्लादेश का है। और अगर आपको ये पूछा जाता है किनके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। जबकि दोस्तों वंदे मातरम की अगर बात करेंगे तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय गीत कहते हैं। और राष्ट्रीय गान जो हमारा होता है जनगण मन अधिनायक होता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपका लिखा गया है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत जो उपन्यास हमारा है ये कहाँ से आपका लिया गया है, तो कहाँ से आपका लिया गया है, ये आपके आनंद मठ से लिया गया है। क्लियर है, ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके याद होने चाहिए। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो आप देखिएगा तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो आपके गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्मात, कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ओपेक, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे ओपेक नाम दिया गया है। इसका देखिएगा तो मुख्यालय कहाँ पर, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये देखिए आपका साथियों जो है वियना में है। कहाँ पर है आपका, तो वियना में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का समय लेना है और सारे क्वेश्चंस को आपको जो है बनाना है। क्लियर है। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल, देखिए ये आपका VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों याद रखना कि जो हमारे हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये भारत के जो है ना नागालैंड में आपके मनाए जाते हैं। कहाँ पर मनाया जाता है, तो भारत के नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है। ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है हमारा कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए लीलावती की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गणित का है। किसका है आपका, तो ये आपका गणित हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है वाक्यांश, कहा जा रहा है कि जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए जस्ट डू इट जो आपको दिया गया है ये आपके किस कंपनी से संबंधित है, तो साथियों याद रखेंगे ये आपका जो है नाइक कंपनी से आपका संबंधित है। ऑप्शन आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जस्ट डू इट मतलब इसे अभी करो, ये किस कंपनी से आपका संबंधित है, तो आपके नाइक कंपनी से संबंधित है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि किन तत्वों यानी कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ये आपको बारे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल होते हैं। और अगर आप जो है साइंस अगर पढ़ेंगे आप कॉन्सेप्चुअल, अगर आप जो है ऑनर्स वगैरह करेंगे तब आपको जो है इसमें पढ़ाया जाएगा कि न्यूट्रॉन पर जो है आवेश होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल होता है। इसी कारण से जो है न्यूट्रॉन को न्यूट्रल माना जाता है, किसी प्रकार का आवेश नहीं माना जाता है। लेकिन आप रियल में देखिएगा तो इसमें ऑप्शन जो आपका यही होता है कि इसमें आपका पॉजिटिव और निगेटिव आपका इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगाना है कि जो आपका होता है इस पर किसी प्रकार का आवेश आपका नहीं होता है। क्लियर है। तो निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीजन आपको दिया गया है, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका साथियों नहीं होगा। देखिए हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन जो है आपका नहीं होता है। अब देखिए क्यों नहीं होता है ये समझिए। देखिए जो हम लोग न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसके परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि किसी भी चीज़ों का परमाणु क्रमांक आपका 5 है, इसका देखिए अगर परमाणु द्रव्यमान निकालिएगा तो 5 दूना 10 एक आपका 11 हो जाएगा। चूंकि विषम संख्या रहता है तो 2 से गुना करके 1 को हम लोग ऐड करते हैं, जबकि सम रहेगा तो सीधा 2 से गुना करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान निकलता है। अब देखिए 11 में से 5 को अब माइनस कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यही आपका न्यूट्रॉन्स कहलाता है। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो हाइड्रोजन आपका H होता है, इसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है। क्लियर है। अब देखिए 1 को आप 2 से गुना नहीं कर सकते। इसका देखिए जो आपका द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है ये आपका 1 होता है, और 1 में अगर 1 को आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका फिर जो है किसी भी तरह से आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। डायरेक्टली आप सभी लोग याद रखिए कि हाइड्रोजन में आपके न्यूट्रॉन्स आपके नहीं होते। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि एंग्स्ट्रॉम इकाई है। सबसे पहले याद रखिए, और जब तक मैं आपको फैक्ट बताता हूं तो आप सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लीजिए। तो आप देखिएगा तो कहा जा रहा है कि एंग्स्ट्रॉम, देखिए याद रखिएगा 1 एंग्स्ट्रॉम बराबर जो आपका होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के आपके बराबर होता है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। 1 एंग्स्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब हमारा देखिए जो मेनली प्रश्न है, कहा जा रहा है कि एंग्स्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो ये आपके तरंग दैर्घ्य का होता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा एंग्स्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो आपके तरंग दैर्घ्य का है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों मैंने इतना बेहतरीन तरीका से आपको जो है कवर कराया है सारी चीज़ों को। बिल्कुल आप सभी लोग अगर फुल सेट लगाएंगे तो नंबर आपके बढ़ने चाहिए। और जो आपका ग्रुप जो आपका चल रहा है बिहार डीएलएड का, इस नंबर पर आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी में फिर आपका बीएसएससी और बिहार पुलिस का आपका टेस्ट वगैरह सारा कुछ चलेगा, और इसमें गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ आपका सिलेक्टिव नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है।
इसके अलावा पटना में जो भी आपका संस्थान चलता है इसका फुल्ली सारा कुछ जो है इसी ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस नंबर पर SMS करके आप 31 रुपीज़ अभी पेमेंट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी DLED एग्जाम जैसे ही आपका एंड होता है तो उसके बाद इसका फी फिर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि बुक वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आपका आता है इसी कारण से। तो इस पर आप जो है कॉल SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आवृत्ति को नापा जाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आवृत्ति जो हमारा होता है इसको हर्ज में मापा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए आपको कहा जा रहा है कि ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपका क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। टाइम लीजिए आप सभी लोग और इसको बनाइए। तो आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, वसा दिया गया है और यहाँ पर आपका जो है खनिज दिया गया है। तो देखिए ट्राइग्लिसराइड जो हमारा होता है ये आपका वसा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। शरीर का जो तापक्रम है ये कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए शरीर का तापक्रम हमारा जो नियंत्रित होता है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर का ताप किनके द्वारा नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा आपके होते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो इसके लिए सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है। सिवाय आपका जो है 100 होता है बराबर आपका जो है डिग्री से आपको फ़ारेनहाइट में जाना है, तो F माइनस आपका 32 बाय आपका जो है 180 आपका। हाँ तो ठीक है आपका, तो 180 आपका होता है। इस पर देखिए आप सभी लोगों को रख करके इसको सॉल्व करना है, इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए 40 डिग्री आपको जो है सेल्सियस में दिया गया है, तो सेल्सियस की जगह पर 40 डिग्री रख दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका मान आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखना हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98 आपका जो है 6 डिग्री आपका जो है 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस में बात करेंगे 36.6 होता है, लेकिन आपको 37 आपका जो है लगभग दिया हुआ रहता है, तो 37 डिग्री जो है सेल्सियस आपका होता है। तो पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। देखिए बताइएगा कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, ये आप सभी लोगों को बताना है। आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट लीजिए पहले। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है ये आपको मैं बताना है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा विद्युत शक्ति होता है इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्लियर है आपका, वाट होता है। देखिए 1 वाट बराबर जो आपका होता है जूल पर आपका सेकेंड होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा वाट, क्या हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है मानव शरीर में होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए मानव शरीर के बारे में आपको बताना है। मानव शरीर में जो है कितना पानी होता है ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, मानव बॉडी में लगभग जो है आपका 70% आप देखेंगे तो हमारा पानी होता है। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। देखिए विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मापी जाती है ये आपको हमें बताना है। देखिए दोस्तों विद्युत धारा जो मापी जाती है ये आपके जो है एम्पियर में मापी जाती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा किस में मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था। देखिए दोस्तों आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, ई बराबर आपका जो है mc² दिया था। इसे देखिए कई बार क्वेश्चन आपका आता है कि जो आपका ई बराबर mc² है ये किनके द्वारा प्रतिपादित है, तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। जबकि हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का यही आपका फॉर्मूला है, ई बराबर mc²। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, रिपीट करता है बार बार आपका। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कोशिका शक्ति स्रोत क्या है। ठीक है, देखिए कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का जो है ऊर्जा गृह जो कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा का डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के सभी अंगों तक करती है। कार्बोहाइड्रेट का अगर पूछा जाता है कि विखंडन कहाँ पर होता है, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका होता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, ये आपको बार बताना है। बताइएगा दोस्तों आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को किस यंत्र से मापी जाती है,
तो ये आपके हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से आपके मापी जाती है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि दाब की इकाई क्या है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, दाब की इकाई क्या होता है। तो देखिए दाब की जो एसआई मात्रक हमारा होता है ये आपका होता है पास्कल। ऑप्शन अगर देखिएगा तो कहीं पर आपको नहीं दिया गया है, इसी पास्कल को हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो कहीं कहीं पर आपको दिया रहता है पास्कल और कहीं कहीं पर आपको दिया रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए पास्कल जो है एक वैज्ञानिक था, इसी कारण से क्या है कि इनके नाम पर ही इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा बल होता है, फोर्स होता है, इसका एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर जो लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका लिखा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दाब की इकाई क्या है, तो पास्कल। पास्कल बराबर कितना होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर वही चीज़ें आपका है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला में हमारा दिया गया है कि भगवान बुद्ध के कहा जा रहा है कि महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ये आपके कहाँ पर हुए थे, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना ये आप सभी लोग ये गया में हुआ था। ये सभी क्वेश्चंस देखते ही आपको अटैक कर देना है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल आपके नहीं छूटने चाहिए। और देखिए 40 क्वेश्चन आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कम से कम आप सभी लोगों को 30 प्लस अटेम्प्ट लेकर के आना है। इसके अलावा आप हिंदी में देखेंगे तो मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा प्रोवाइड किया है, 20 प्लस आप सभी लोग इसमें स्कोर कर लीजिएगा। और जो आपके रीजनिंग का पूछा जाता है इसमें रेयर केस में ही क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो रीजनिंग का आप देखेंगे तो जो आपका खास पैटर्न है इसका मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है, बिल्कुल यहाँ से आपका यही पैटर्न आपका फॉलो होगा। बाकी रीजनिंग का और भी आपको क्लास आपको मिलेगा, तो रीजनिंग में आप कम से कम 8 से 9 तो आप आराम से बना सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स आप सभी लोग जो है देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो साथियों तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। देखिए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो देखिए बिहार जो आपका गठित हुआ ये आपका 1912 में हुआ था। ध्यान रखिएगा बिहार का गठन कब हुआ था, 1912 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। देखिए प्रश्न हमारा आता है कि पटना उच्च न्यायालय की जो है स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों कहा जा रहा है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। देखिए कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कब जो है कश्मीर का अकबर नाम से जो प्रसिद्ध सुल्तान था ये कौन था, तो ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आदि जो है आबिदीन आपका हो जाएगा, जो है आपका सुल्तान जैनुल आबिदीन आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी कहा जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके छपने लायक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर जो है प्रसिद्ध जो है आपके नहीं है, प्रचलित नहीं है। मध्य चिली दिया गया आपका केप टाउन, दिया गया एडिलेड, दिया गया है पंपास। देखिए पंपास जो है उत्तरी अमेरिका का घास मैदान है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया है कि जो उत्तरी जो है अमेरिका का घास मैदान किस नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों याद रखना आप सभी लोग पंपास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार बिहार पुलिस एग्जाम में आपका जो है 2019 के शिफ्ट में आपका पूछा गया था, आप देख लेना एक बार, क्योंकि बिहार पुलिस मैंने जो है पढ़ाया भी है और ये आपके डीएलएड के अंतर्गत भी आपका पूछा गया है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा पंपास आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि वह देश जो विश्व उत्पादक है, ठीक है, कहा जा रहा है कि वह देश जो विश्व उत्पादक है रेशम का सबसे बड़ा, तो देखिए रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। देखिए मैक्सिमम अगर चीज़ों में आप देखेंगे तो जैसे कि आपका चावल हो, चाहे गेहूं हो, या फिर और भी आपके चीज़ें हो, तो आप देखेंगे तो चाइना जो है आपका पहला नंबर पर आता है। तो आप सभी लोग मैक्सिमम कोशिश करना, अगर क्वेश्चन आता है तो चाइना लगाना, तो ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स टोटल आपका जो है 50 क्वेश्चन आपका दिया गया था
जो कि कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। इस 50 क्वेश्चन में से आपने कितने एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाया, ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक अवश्य क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।